एवं आज हम लोग बाल विकास से संबंधित 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो टीजीटी पीजीटी में आते हैं। जिस प्रकार के सरल प्रश्न होते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, हम सबको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को ही आज हम सॉल्व करेंगे जो देखने में बहुत सरल और साधारण से हैं, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन अधिक होता है और गलत होने के जो चांसेज होते हैं इसमें अधिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है कि जो शैशवावस्था है उसकी क्या विशेषता है। ये समायोजन की अवस्था है, या ये आत्मनिर्भरता की अवस्था है, या समस्या की अवस्था है, या अनुकरण की अवस्था है। तो समायोजन की अवस्था ही है। शैशवावस्था क्या है, समायोजन की अवस्था है, क्योंकि ये माँ के गर्भ से बाहर आता है और बाहर के माहौल से इसे क्या होता है, सबसे पहले इसको समायोजन ही करना पड़ता है। और आत्मनिर्भरता की तो कोई बात ही नहीं है, इस प्रकार ये तो गलत होगा, ये सही है। समस्या की अवस्था क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अवस्था किशोरावस्था में को मानी जाती है कि किशोरावस्था क्या है, समस्या की अवस्था होती है। अनुकरण की अवस्था, तो ये भी अवस्था कब होती है, पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अनुकरण की क्रिया अधिक करता है, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है कि समायोजन की अवस्था। शैशवावस्था कैसी अवस्था है, समायोजन की अवस्था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है पराधीनता की अवस्था, पूर्वशालेय अवस्था, या संवेदनशीलता की अवस्था, या खतरनाक अवस्था। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है, इस पर विचार करेंगे। पराधीनता की अवस्था तो ये है नहीं, क्योंकि ये अब थोड़ा बहुत चलना फिरना जान जाते हैं और छोटे मोटे काम कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे पर ही सिर्फ आश्रित हैं, और ये विशेषता शैशवावस्था की होती है। नेक्स्ट है पूर्वशालेय अवस्था, तो यही आपका क्या है, सही उत्तर है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसे ही पूर्वशालेय अवस्था कहा जाता है। संवेदनशील अवस्था, खतरनाक अवस्था, ये सारी शब्द जो है किशोरावस्था के संदर्भ में कहे गए हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में के कितने दांत निकल आते हैं। देखिए, यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष तक पूछ लिया जाए कि जो 4 वर्ष तक के अंत तक कितने दांत निकल आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, वो लगभग 20 ही होती है। क्योंकि इसके बाद जब लगभग 5 से 6 वर्ष के बाद दांत टूटते हैं दूध वाले, और उसके बाद नए दांत आते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 20 सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सामान्यतः बाल्यावस्था तक आते आते बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको मल या मूत्र विसर्जन के लिए ट्रेनिंग दिया जाए। तो किस उम्र में ऐसा संभव हो पाता है, तो प्रश्न है, सामान्यतः बच्चों में मल मूत्र विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति की समझ आ जाती है। तो इसमें क्या बताना है, उम्र बताना है, आयु किस उम्र तक बच्चे में आ जाती है। 2 से 3 ईयर, या 6 साल, या 2 से 4 साल, या 1 से 2 साल में। तो सही आंसर क्या है, 2 से 3 वर्ष, जो कि पहले ही टिक हो चुका है। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितनी वर्ष की अवस्था में होती है। ये तो इतना इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इतना ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवधि में होती है। तो ये प्रश्न मैं लगभग 3-4 किताब पढ़ने के बाद इसका उत्तर मुझे यही मिला। किसी किताब में 1.5 वर्ष दिया है, और किसी किताब में 2 वर्ष दिया है। तो कुल मिला करके तो 1.5 या 2 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष, या 4 से 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऐसे प्रश्नों का सही उत्तर होगा 1.5 से 2 वर्ष। तो यदि ऑप्शन में 1.5 वर्ष लिखा हो, 1.5 वर्ष लिखा हो, या फिर यदि ऑप्शन में 1.5 वर्ष भी लिखा हो या 2 वर्ष लिखा हो, अलग अलग लिखा हो, तो भी दोनों सही होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1.5 से 2 वर्ष है, इसलिए ये आंसर इसका सही होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, एक बार और देख लीजिए कि बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि बालकों में जो प्रारंभिक
प्रारंभिक संवेग होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रोध आएगा, क्रोध, और प्रेम आ जाएगा, और भय। ये तीनों कैसे संवेग हैं, ये तीनों प्रारंभिक संवेग हैं। और जो ईर्ष्या का उत्पत्ति होती है वो अर्जित होती है, यानी कुछ दिन बाद आती है, यानी 1.5 से 2 वर्ष के बाद आती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ ना कुछ यहाँ पर हेल्प आपको ज़रूर मिलेगा। और वीडियो पसंद आएगी तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बालकों का सामाजिक विकास हो रहा है तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परिवार की होती है, या समाज की होती है, विद्यालय की होती है, या उपरोक्त सभी की होती है। किसकी होती है, उपरोक्त सभी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात हो जाता है। 6 वर्ष के अंत तक, ऐसे प्रश्न इतना अधिक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि जितना बार ही पढ़ा जाए उतना बार ही कम है। तो प्रश्न को ही अगर याद कर लिया जाए उत्तर सहित तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें जब हम गहराई से पढ़ेंगे तो हमको और ही अधिक कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। 40% होगा, 13% होगा, या 23% होगा, या 7%। तो यहाँ पे 7% राइट आंसर है, यानी कि जो 6 वर्ष तक के अंत तक सिर और शरीर का जो अनुपात हो जाता है वो कितना होता है, वो 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। ये बिल्कुल इतना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि आप जितनी बार जितनी किताबों में प्रश्न सॉल्व करेंगे उतने तरह का उत्तर देखने को मिलता है। तो बच्चा किस उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है, 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, या 16 से 18 महीने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 से 18 महीने में बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। एक प्रश्न और है कि एक बच्चा कितनी उम्र तक टोडलर कहा जाता है। कितनी उम्र तक टोडलर कहा जाता है, यानी घुटने चलने वाली प्रवृत्ति जो होती है वो कितनी अवस्था तक देखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। 0 से होगा, यहाँ पर 0 से 12 महीने होगा, और 8 से 24 महीने, और 12 महीने, या 12 से 36 महीने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 36 महीने तक, यानी कि साल से 2 साल तक के बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ करते हैं। सॉरी, हाँ, 12 से जो 36 महीने के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, टोडलर होते हैं, उनको टोडलर कहा जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सभी काम, यानी घुटने के बल पे सारे काम कर लेते हैं। एक और प्रश्न है कि जबड़े, यहाँ जबड़ा है, ठीक है, जबड़ा, दांत और आंतों, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, तो ये क्या है, आंतों की विकृति के कारण होता है। यदि बच्चों की या बड़ों के जबड़ों में क्या गड़बड़ी है, दांत में कोई गड़बड़ी है, आंत में कोई गड़बड़ी है, तो कौन सी भाषा संबंधी, बाड़ी संबंधी विकार हो जाता है, बाड़ी के संबंधी विकार हो जाता है। तो ऑप्शन है भ्रष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, या क्लटरिंग, तीव्र अस्पष्ट बाड़ी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा भ्रष्ट उच्चारण। ये भ्रष्ट उच्चारण क्या है, भ्रष्ट उच्चारण में क्या होता है, इसमें जब बच्चे 2 से 3 वर्ष के होते हैं तो इसमें जो जबड़े होते हैं, उनके दांत होते हैं, ओठ होते हैं, उनकी रचना अभी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। तो उनके माता पिता क्या करते हैं, ऐसे में उनकी बोली का आनंद लेते हैं, दोहराते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि मेरे माता पिता इससे खुश हो रहे हैं, और उसमें बाड़ी सुधार करने के तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्ट उच्चारण की आदत बन जाती है, जो 6 वर्ष के बाद भी चलती रहती है। बात करते हैं तुतलाने का। तो तुतलाने में क्या होता है कि जो बालक होता है, किसी शब्द के प्रथम अक्षर या जो उसका समूह होता है उसको बार बार दोहराता है। जैसे कि मान लीजिए यदि बोलना है गाड़ी, तुतलाने में यदि बोलना है गाड़ी, तो बच्चा बोलेगा ग ग ग ग गाड़ी। तो ये स्थिति कभी बनी रहती है,
यदि बच्चों में बार बार ऐसी पुनरावृत्ति हो और वो 6 वर्ष के बाद तक बनी रहती है तो इसे तुतलाना कहते हैं और एक वाणी संबंधी विकार है और एक समस्या है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। इसमें और ऑप्शन है, उसको भी समझ लेते हैं। क्या है? तुतलाना हो गया, हकलाना, स्टमरिंग। हकलाना क्या होता है? हकलाना और तुतलाना में क्या अंतर होता है? तुतलाने में बच्चा क्या करता है, पहले शब्द को बोल नहीं पाता है, उसको बार बार रिपीट करता है, शब्द को या शब्द समूह को बार बार रिपीट करता है। जैसे गाड़ी को बोलने के लिए गग गाड़ी बोलेगा। लेकिन हकलाने में क्या होता है, ये तुतलाने से बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है, हकलाने की जो प्रवृत्ति होती है वो भय के कारण होती है। इसमें हकलाता बच्चा कैसे है, भय के कारण होती है। तो बालक के चेहरे में या उसमें किसी प्रकार के असंतुलन होने से ये हो सकता है। तो इसमें जो स्वर यंत्र हैं उसमें भी गड़बड़ी के कारण या मस्तिष्क या श्रवण वाक या केंद्रों में किसी भी प्रकार की विकृति होने के कारण भी बच्चा हकला सकता है। तो ये तो हो गया हकलाना। एक सेकेंड, हाँ ये हकलाना हो गया। ये क्या है, कल्टरिंग क्या है, तीव्र अस्पष्ट वाणी क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार की वाणी विकार में बालकों की जो गति होती है, बोलने की गति जो होती है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है तथा शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तीव्र अस्पष्ट वाणी। क्या कहते हैं, तीव्र अस्पष्ट वाणी, जिसको क्लटरिंग भी कहते हैं। तो इतना अंतर समझ में आ गया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्टरिंग, स्टम्बलिंग, सटरिंग और स्लोरिंग, यानी कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बता ही चुकी हूँ कि यदि जबड़े और दांतों या ओठों में किसी प्रकार की विकृति हो तो उसको क्या कहते हैं, भ्रष्ट उच्चारण कहते हैं। ऐसी विकृति को भ्रष्ट उच्चारण कहते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो एक बार पुनः कहती हूँ कि लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।